नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जो आपकी रिक्वेस्ट थी कि एम का मार्क टू के ऊपर एक वीडियो बनाइए जो कि 6 जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या भारत जो एम का मार्क टू वेरिएंट भी बनाएगा और क्या वो 6 जनरेशन होगा। अगर वो 6 जनरेशन होगा तो उसमें क्या क्या खूबियां होंगी और वो क्या क्या करने में सक्षम होगा, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। और ऐसे ही आप सपोर्ट दिखाते रहिए और मैं ऐसा ही जो आपके लिए कंटेंट लाता रहूंगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी डिफेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी डिटेल्स जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर भारत एम का मार्क टू को बनाता है जो कि 6 जनरेशन का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये भी क्लियर हो चुका है कि भारत 6 जनरेशन टेक्नोलॉजी पर भी हम अब काम करेगा। और साथ ही भारत का एम का मार्क टू है उसे ही 6 जनरेशन का बनाएगा। हालांकि जो भारत का एम का मार्क वन होगा उसमें 6 जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी होगी उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें बहुत सी जो 6 जनरेशन की खूबियां हैं वे भी होगी। लेकिन आपको पता है कि जो 6 जनरेशन की टेक्नोलॉजी आने वाली है वो 5th जनरेशन से बेहद ही ज़्यादा एडवांस होगी। और इसमें जो मिसाइलों और बड़े बड़े बमों की इस्तेमाल की बजाय इसमें जो दुश्मन के जो फाइटर जेट होते हैं उनको जैम करके या फिर उनके ऊपर IRST सिस्टम जो AS रडार मतलब जैमिंग का पूरा काम करके उनको गिराने की पूरी कोशिश की जाएगी, ना कि आज की तारीख में जो मिसाइल लॉन्च की जाती है। और इसमें लेजर वेपन्स भी होंगे, तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला अगर भारत जो एम का मार्क टू है उसे बनाता है तो उसमें सबसे पहले जो बड़ा फीचर होगा वो होगा हाईली स्टेल्थ फीचर। अगर एम का को भारत 6 जनरेशन बनाना चाहता है तो उसके डिजाइन में ये बात तो तय है कि थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। और इन चेंजेस की वजह से उसका जो एयर फ्रेम है उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे, ये बात तो तय है। और बेहतरीन रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी भारत को उसके ऊपर लगाना पड़ेगा और भारत 2030 के बाद इस टेक्नोलॉजी पे महारत हासिल कर लेगा। तो ऐसे में जो जो टेक्नोलॉजी होगी यानी कि रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल और स्टेल्थ कोटिंग, उसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि जो 90 डिग्री के अगर 90 डिग्री के आसपास के अगर कहीं पर एंगल बनते हैं तो वो उनको भी कवर कर सके और साथ ही जो इंजन है उसको भी कवर कर सके और जो इंजन है उसको भी कवर कर सके। तो ऐसे में जो हाईली स्टेल्थ फीचर है वो तो एमका में होना जरूरी है, ये किसी भी 6 जनरेशन की और 5th जनरेशन फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसे में अगला जो जो फीचर एमका के अंदर होगा वो होगा लेजर वेपन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एयर मार्शल जो भदौरिया जी है वे भी साफ कर चुके हैं कि एमका में भारत लेजर वेपन का इस्तेमाल कर सकेगा। और ये 6 जनरेशन की एक बड़ी खूबी है कि उनमें जो लेजर वेपन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि मिसाइलें गिनती की होती है आपको पता है। और जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं अगर वे बीस्ट मोड में काम कर रहे हो तो वे ज़्यादा जो मिसाइलें हैं उनको कैरी नहीं कर सकते हैं, तो वे गिनती की मिसाइलें कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो लेजर वेपन है उसके लिए आपको मतलब कि ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास गिनती की मिसाइलें हैं, एक जो मतलब कि एक सीमा के बाद वे भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में जो लेजर वेपन है उसका इस्तेमाल इस तौर पर नहीं किया जाएगा कि जो सामने से फाइटर जेट आ रहा है या जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, जैसे कि आपने जो कार्टून वगैरह की जो पिक्चर्स होती हैं उनमें देखा होगा। नहीं, जो पहले भारत लेजर वेपन बनाएगा तो उसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि जो इंजन है, क्योंकि आपको पता है कि जो एम का मार्क वन का इंजन होने वाला है उसका जो थ्रस्ट है वो कम रहेगा। तो ऐसे में कम थ्रस्ट में लेजर वेपन का इस्तेमाल इसीलिए ही किया जा सकता है ताकि जो मिसाइल आ रही है जो उससे एयर डिफेंस मतलब अपना डिफेंस किया जा सके। और जो दुश्मन के अगर मान लीजिए दुश्मन के ऊपर उससे अटैक करना हो तो उसके जितने भी एवियोनिक्स है दुश्मन के फाइटर जेट के या जैमर्स है वे सब खराब हो जाए और वो फाइटर जेट अपने आप ही जमीन पर आ गिरे। तो लेजर वेपन का भी एमका में इस्तेमाल किया जाएगा, ये इसका एक की फीचर होगा। ये बेहद ही एडवांस मतलब की चीज़ है कि भारत इसको जो एमका मार्क वन है उसमें भी पूरी कोशिश करेगा। तो दोस्तों, वहीं पर अगला फीचर आएगा एमका का ज़्यादा पेलोड। आपको पता है कि एमका में इंटरनल वेपन बे भी होगा, लेकिन उसमें केवल 4 मिसाइलें ही भारत कैरी कर सकेगा। जबकि जब वो बीस्ट मोड में रहेगा विदाउट बीस्ट मोड तो उसमें भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि उसमें जो भारत के पास 12+ हार्ड पॉइंट उसमें रहेंगे। तो ऐसे में उस समय तो भारत ज़्यादा से ज़्यादा पेलोड को कैरी कर सकता है। लेकिन अगर उस फाइटर जेट को स्टेल्थ मोड यानी कि बीस्ट मोड में रखना हो तो
फाइटर जेट में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल वेपन बे को रखा जाएगा। तो ऐसे में इसलिए उसके एयरफ्रेम में चेंजेस करके उस फाइटर जेट को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इतना ही बड़ा बनाया जाएगा कि वो रडार पर ना आए और वो बड़ी आसानी से अपनी किसी भी कार्रवाई को अंजाम देकर आ सके। तो दोस्तों अगला फीचर नहीं, ये मतलब कि एक तरह से मतलब एक फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट होती है इंजन। आपको पता है कि भारत अब एमका के लिए एक इंजन बनाएगा सैफरन या रोल्स रॉयस के साथ। और अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों के इंजन्स के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा कि भारत मतलब रोल्स रॉयस के साथ जाएगा या सैफरन के साथ, और किसके साथ जाकर भारत को ज़्यादा फायदा मिलेगा, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अगर आप कहेंगे दोनों के जो इंजन है उसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा सा मैं समझा दूंगा। तो दोस्तों एमका की रिक्वायरमेंट 110 से 120 किलो न्यूटन वाला इंजन चाहिए। तो ऐसे में सिक्स जनरेशन के लिए तो और ज़्यादा पावरफुल और साथ ही एक छोटा इंजन चाहिए जो कि लेजर वेपन के लिए भी जो एनर्जी है उसको भी दे सके, और ऐसे में जो स्टेल्थ फीचर है उसको भी वो ना खराब करे, इसलिए वो छोटा होना चाहिए। साथ ही जो लेजर वेपन होता है, आपको पता है कि भारत सबसे पहले तो इसीलिए ही बनाएगा ताकि जो एवियोनिक्स होते हैं दूसरे फाइटर जेट के उनको तबाह किया जा सके। लेकिन अगर भारत के पास ज़्यादा एनर्जी आ जाती है इंजन से, तो भारत ऐसा जो लेजर वेपन है वो भी बना सकता है कि जो दुश्मन का फाइटर जेट हो उसके मतलब कि एक डैमेज उसको पहुंचाया जा सके, यानी कि टुकड़े उसके किए जा सके। और ऐसे में इंजन की रिक्वायरमेंट हर फाइटर जेट के लिए जरूरी होती है, और ये फिफ्थ जनरेशन का जो भारत इंजन बनाएगा ताकि इसे फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट में बड़ी आसानी से मतलब लगाया जा सके। अगर आप कहेंगे रोल्स रॉयस के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर भी बना दूंगा कि किसके इंजन मतलब कि कितना पावरफुल रहने वाला है, और साथ ही जो इंजन है वो भारत किसके लिए मतलब फिट बैठता है, मतलब भारत आने वाले समय में क्या उनको बिना इनकी इजाजत के जो एक्सपोर्ट कर सकेगा, या फिर उनमें कुछ अपग्रेड करना हो। तो इसलिए भी मैं इस वीडियो को बनाना चाहता हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा। तो दोस्तों वहीं पर अगला जो फीचर होगा वो एवियोनिक्स का होगा। जहां आज एएसआर रडार की रेंज 250 से 300 किलोमीटर होती है, तो वहीं पर सिक्स जनरेशन में ये रेंज बढ़कर 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक जा सकेगी। और दोस्तों जो आने वाला समय है उसमें बेहद ही एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम और डाटा लिंक सिस्टम इसमें होगा, जो कि अपने डाटा को जो भारत के खुद की नेवल शिप है या ग्राउंड ट्रूप्स है, और जो इस फाइटर जेट की सपोर्टिंग में जो ड्रोन या जेट चलेंगे उनके साथ ही अपने जो डाटा है उसको शेयर कर सके। और बेहद ही एडवांस आईआरएसटी सिस्टम भी लगाए जाएंगे ताकि दुश्मन की जो मिसाइलें हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जैम करने के लिए इसमें जैमर्स भी लगाए जाएंगे। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो एम का है, अगर भारत उसे एम का मार्क टू में बनाता है तो उसमें ये सारी खूबियां तो होंगी ही होंगी, इसीलिए वो सिक्स जनरेशन का फाइटर जेट कहलाएगा। और ये आप इस वीडियो का पार्ट वन भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इस वीडियो का जो पार्ट टू है वो भी जल्द से जल्द बना दूंगा। उसमें जो जो चीज़ें इंक्लूड नहीं किया इस वीडियो में उसमें वो इंक्लूड कर दूंगा। और दोस्तों अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मैं वो भी बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में एम करते हैं 300 लाइक्स के लिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।